हेलो बच्चों। आज मैं आपको डीओई की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर 2 मिला है क्लास 10th का, ठीक है, तो वो सॉल्व कराऊंगी। देखो सेम पैटर्न है, वही पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में 2 सेक्शन है जिसमें एक केस स्टडी क्वेश्चन है और बाकी 1 to 16 जो है वो 1 मार्क के क्वेश्चन है। पार्ट बी भी सेम वही है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स ईच वाला। ठीक है, आज हम पार्ट ए करने वाले हैं। ये तीनों ही प्रैक्टिस पेपर जो डीओई की तरफ से आपको मिले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर हैं, तो आपको तीनों ही बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो एक पेपर मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, उसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दूसरा पेपर हमने आज शुरू कर दिया है, उसके बाद हम थर्ड पेपर करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 16 यहाँ पर 1 मार्क के हैं। करने आपको सारे क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस जिसमें होगी उसमें से कोई एक करना है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 70 and 125 लीव रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, वो यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 तथा 3 शेष बचता है। देखो आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, जब आप इन दोनों को डिवाइड करो तो ये दोनों बचने चाहिए मतलब सॉरी, एज अ रिमाइंडर ये बचने चाहिए। ठीक है, तो अब बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है ना, तो इसका मतलब पता है क्या करना होता है। जब भी लार्जेस्ट नंबर या बड़ी से बड़ी संख्या ये बोले तो आपको एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ निकालना तो हमको आता ही है। हमने ये वर्कशीट जो अभी हमारी चली है, रिवीजन वर्कशीट्स आई है इस चैप्टर की, उसमें भी सीखा, दोनों तरीके सिखाए मैंने आपको एचसीएफ के, तो आपको इसी से भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं हम यहाँ पर। देखो, तो इसका मतलब आपको चाहिए लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि बड़ी से बड़ी संख्या ना। तो वो कैसे निकलेगी, एचसीएफ निकाल लो। अब एचसीएफ आप निकालोगे कैसे, देखो आपके पास दो नंबर थे, एक 70 था और एक 125, रिमाइंडर बच रहा था ना, तो आप क्या करो, पहले इनको माइनस कर दो रिमाइंडर को। अब जो आंसर आया ना, आप इसका एचसीएफ निकालो ठीक है, तो कोई से भी मेथड से निकाल लेते हैं। मैं लॉन्ग डिवीजन से निकाल रही हूँ यहाँ पर, आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो, गुणनखंड वाले से। ठीक है ना, अब 65 अंदर रख दिया। ये मेथड मुझे आसान लगता है, जल्दी हो जाता है इससे, और आता भी है क्योंकि हमने शायद ये 5th या 6th से ही सीखा है ये मेथड करना, तब से हर क्लास में लगभग है ही है ये मेथड। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया यहाँ पर, 13। तो वही लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई यहाँ पे 13। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा, इसकी इंटरनल चॉइस है, एक और क्वेश्चन है इसमें। देखो कह रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 17 अपॉन 2/3 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा वो आपको बताना है। ठीक है, यहीं कर लेते हैं इसको भी, हिंदी मीडियम वालों का और रीड कर देती हूँ। 17/2⁵ का दशमलव निरूपण कितने दशमलव स्थानों के बाद शांत होगा। तो आपको ये बताना है इसका दशमलव जो है कितने मतलब जब ये पूरे आप इसको पूरे को डिवाइड करोगे तो कितने दशमलव के बाद ये रुक जाएगा। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे हम इसको, देखो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर दे रखा था 17 अपॉन में 2⁵ into 5, ये दे रखा है। तो देखो 2⁵ है ना, अब आप क्या करो, 5 की पावर भी 3 बना लो, तो 2 बार 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 बार 5 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगी ना 5⁵3। तो जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 4 to 5 आया, और यहाँ पर आया 2⁵ into 5⁵3। तो ये आ गया आपके पास 4 to 5 अपॉन में 2 into 5 की होल पावर 3, 4 to 5 अपॉन में 10 की पावर 3। तो कितना आ गया अभी आपके पास यहाँ पर, तो 0.425। तो इसका मतलब आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 3 दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये आपके यहाँ फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कह रहे हैं डज इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट। क्या इस इक्वेशन के डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे वो आपको बताना है। ठीक है,
हिंदी मीडियम वालों का देखते हैं। क्या समीकरण, एक समीकरण दे रखी है कि मूल भिन्न भिन्न है। तो देखो डिस्टिंक्ट रियल रूट या भिन्न भिन्न, इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, जो b² माइनस 4ac है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, अगर 0 से बड़ा है तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है ना, चलो यहां पर करते हैं इसको। तो इक्वेशन थी x² प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो मुझे लगाना है b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा है तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इस केस में a 1 है, b भी 1 है और c मेरे पास -5 है। तो देख लेते हैं b² माइनस 4ac क्या होगा। b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a और c, तो ये तो 21 आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब इसके भिन्न भिन्न रूट वो होंगे। तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, चलिए इसके साथ भी एक इंटरनल चॉइस में आपको क्वेश्चन दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। शो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कह रहा है जो इसके रूट्स का जो सम होगा वो आपको शो करना है कि 3 होगा, रूट्स का सम। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर हम इसमें कौन सा लगाएं, अगर हम यहाँ देखें तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें आप चैप्टर नंबर 2 लगा लो। सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, है ना, उसी से कर लेंगे। चलो अभी देखते हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। दर्शाइए कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग 3 होगा। ठीक है ना, तो चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। देखो आपको यहाँ पर दे रखा है -x² प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें देखूं तो a मेरे पास -1 है, b मेरे पास 3 है और c मेरे पास -3 है। तो जो मेरे दो शुणांक होते हैं उनका योग अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, यही होता है ना। अब इनका योग मुझे दे रखा है, तो वो दे रखा है 3। ठीक है, चलिए हम वैसे इसको शो करके देख लेते हैं। ये तो हमें 3 दे ही रखा है, तो -b मतलब 3। ठीक है ना, और a मतलब क्या लिखेंगे, -1, माइनस से माइनस कट गया तो 3 हो गया ना। तो आ गया ना उनका योग 3, और आपको यही यहां पर दिखाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है इफ 1 0 ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, ये कह रहा है इसका एक 0 जो है वो 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो फिर k की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आप कैसे बताएंगे, देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए, यदि द्विघात बहुपद, एक बहुपद दे रखा है, कम एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर k का मान निकालना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले ये बहुपद जो हमको दे रखा है यहाँ। तो x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल ही रखेंगे क्योंकि मुझे एक 0 इसका 2 दे रखा है, दे रखा है ना 2, तो उसको मैं इसमें पुट कर देती हूँ फिर x की जगह, जब वो इसका 0 है तो। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, k ऐसी है, 10 प्लस k इज इक्वल टू 0। k का मान यहां से कितना आ गया, -10। तो ये तो बहुत आसान था, जल्दी से निकल गया हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके भी चॉइस में एक और क्वेश्चन हमको दे रखा है। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से बनाना है, जो कि हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। उसके जीरोस मुझे दे रखे हैं और प्रोडक्ट मुझे दे रखा है। ठीक है, चलिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शुणांकों का योग -5 हो और गुणनफल 6 हो। तो योग भी दे रखा है शुणांकों का और गुणनफल भी दे रखा है, और द्विघात बहुपद हमें बनाना है, वो क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। तो चलिए यहां लिखते हैं फिर हम। तो सबसे पहले मैं यहां लिख लेती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो होती है मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c, यही होती है ना मेरे पास द्विघात बहुपद। अगर मैं आपसे पूछूं तो यही वाली यही होती है।
को मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ। ठीक है, अब मेरे को शुनांकों का योग, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट गुणनफल दोनों दे रखा है ना। तो चलिए अब यहाँ पर लिखते हैं हम। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है कितना, -5, ये मुझे दिया हुआ है पहले से। तो -5 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, शुनांकों का योग से। ऐसे मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है, वो मुझे दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है, वो 6 दे रखा है। देखो इससे a मेरा 1 निकल गया, b मेरा -5 निकल गया, c मेरा कितना निकल गया, 6। बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बन गई। ax स्क्वायर 1x स्क्वायर, bx स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, अच्छा ये माइनस से माइनस तो कट हो गया है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा फिर। और c का मतलब क्या है, 6, तो प्लस का 6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम, अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। इन अ ट्राइंगल DEF and triangle PQR, if angle D is equal to angle Q and angle R is equal to angle E, then it is true that DE upon PQ is equal to FE upon RP. Justify. तो दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कुछ एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, तो आपसे पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, वो बताना है आपको। यदि त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में कोण D कोण Q के बराबर हो, कोण R जो है वो कोण E के बराबर हो, तो क्या DE अपॉन PQ किसके बराबर होंगे, FE अपॉन RP के। ये सत्य है, तो ये आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो DEF और PQR ये दोनों ट्रायंगल हमें चाहिए। चलिए बना लेते हैं। अब देखो DEF तो मैंने बना दिया। ठीक है, मुझको यहाँ पर कह रहा था कि जो D है ना वो Q के इक्वल है और जो R है वो E के इक्वल है, तो फिर मैं नाम ऐसे ही दूंगी, D जो है वो Q के इक्वल है। ठीक है ना, और जो R था वो E के इक्वल था, तो इसका मतलब R यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर लास्ट में P तो बचा, यही होगा। ठीक है, तो अब ये जो ट्राइंगल है DEF, ये सिमिलर है किसके, ट्राइंगल QRP के। तो इसका मतलब तो फिर DE अपॉन में QR होगा और EF अपॉन में RP होगा और DF अपॉन में QP होगा, यही होगा ना। लेकिन आपको क्वेश्चन में तो कुछ और ही कह रहा है, आपको कह रहा है DE अपॉन में PQ होगा और FE अपॉन में RP होगा, जबकि हमारा तो ये मैच ही नहीं हो रहा, हमारे तो DE अपॉन में QR है ना। तो इसका मतलब जो ये आपको दे रखा था DE अपॉन में PQ और जो FE अपॉन में RP दे रखा है, ये क्या है हमारे पास, ये फॉल्स है, मतलब असत्य है। ठीक है ना, क्योंकि ट्रू वाली तो हमने यहां लिखी दी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट वन एंड A of diameter AB of a circle of radius 5 centimeter, tangent XAY is drawn to a circle. Find the length of the chord CD which is at a distance 8 centimeter from A and parallel to XY. ठीक है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए रीड कर दूं, फिर दोनों को एक साथ समझाती हूँ। AB 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक व्यास है। व्यास AB के सिरे A पर एक स्पर्श रेखा XAY खींची गई है। A से 8 सेमी दूरी पर स्थित जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए जो XY के समांतर है। देखो आपसे यहाँ पर पता है क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास ना एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेमी। अब AB जो है ना वो उसका व्यास है, मतलब कि AB जो है वो उसका डायामीटर है। तो मैं रेडियस दे रखी है तो डायामीटर निकाल सकती हूँ, ना। तो पहले हम इतना कर लेते हैं। मैंने माना ये मेरे पास AB है। अब AB तो मेरी निकल ही जाएगी 2 × 5 करके, क्योंकि मुझे रेडियस दे रखी थी 5। ठीक है, अब इसी के साथ में ना मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट खींची है, स्पर्श रेखा।
ठीक है, जिसका नाम ये तो ए दे ही रखा है, एक्स से वाई है, ठीक है ना। ये मुझे 5 दे रखे, ये याद रखना। आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर व्यास ए बी के सिरे ए पर एक स्पर्श रेखा एक्स से वाई खींची गई, तो हमने वो टेंजेंट एक्स से वाई यहाँ पर खींच ली। अब कह रहा है ए से 8 सेमी दूरी पर स्थित जीवा सी डी, ए से कितनी दूरी पे है वो जीवा, जीवा मतलब कॉर्ड, कितनी दूरी पे, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे जो सी डी है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है, जबकि जो ये एक्स वाई जो है ये समांतर है, ठीक है, वो उसके पैरेलल है, जो कॉर्ड है सी डी वो एक्स वाई के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, देखो यहां से यहां तक तो ये 5 ही है, अब आपने 8 पे खींची है तो इसका मतलब यहां कहीं खींची होगी, ये 3 होगी, ये 2 होगी, ये 5 होगी, ये सी डी आपने यहां ड्रॉ की है, ठीक है ना। अब आपको ये सी डी ही बतानी है, आपको ये दे रखा है जो सी डी है ये पैरेलल है एक्स वाई के, तो जो ये हमने कॉर्ड बनाई है ये ए बी पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, ट्रायंगल बना देती हूँ, सर्कल को थोड़ा बड़ा सा यहाँ बना देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर फिगर दिख जाए। आप तो इसे पेंसिल और स्केल से बनाना, ठीक है, आप ये मत उससे कंपास से बनाइएगा, ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसे सही सर्कल बना दिया है, तो ये मैंने फ्री हैंड से बनाया है इसीलिए ये बिल्कुल टच हो गया है इसके, ठीक है। इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका एक्स दे दिया, इसका वाई दे दिया, ठीक है ना। अब देखो ये 5 थी, ये 5 थी, यहां पर 3 से मैंने एक और ये बना लिए, तो ये इसमें परपेंडिकुलर है तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। इसको नाम दे दो आप कुछ भी, ये ए बी है, इसको ओ दे दो, पी दे दो, सी दे दो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये मुझे पता है 3 है, पता है ना ये 3 है आपको। चलिए तो फिर अब यहाँ पर लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, लगा दें हम अपनी सी डी पैरेलल टू, मैंने ए बी परपेंडिकुलर टू ए बी तो लिख ही दिए, तो जो ये एंगल पी है आपके पास ये 90 डिग्री आ गया। तो अब बात करते हैं किसकी, त्रिभुज ओ पी सी की। तो इसका मतलब जो ओसी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, पीसी के स्क्वायर के प्लस ओपी के स्क्वायर के, यही होगा। ओसी का स्क्वायर हमें पता है क्या होगा, तो देखो ये तो आपके पास रेडियस ही है, अगर आप देखो तो ओसी है ना, तो ये हो गई आपके पास 5 का स्क्वायर। पीसी, पीसी पता है, पीसी नहीं पता वो तो मुझे निकालनी है पीसी। ओपी मुझे पता है तो 3 का स्क्वायर, 5 5 जो 25, पीसी स्क्वायर ऐसी है, यहाँ पर 9 आ गया, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर, पीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, पीसी आ गया मेरे पास 4, आ गया ना आपके पास पीसी 4। अब आपको क्या निकालनी थी, कॉर्ड, मतलब कि जीवा आपको निकालनी है, तो वो क्या है आपके पास, अगर मैं इसको नाम दूं डी, हाँ, तो सी डी क्या है, सीपी प्लस पीडी तो है, तो 4 प्लस 4, इसका मतलब 8 सेंटीमीटर आपका आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। हिंदी मीडियम वालों के लिए, त्रिज्या आर वाले किसी वृत्त की त्रिज्याखंड का कोण पी डिग्री है, कोण जो है वो डिग्री जो है पी दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो त्रिज्या भी दे रखी है और कोण भी दे रखा है, तो सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना है हमको, है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो होता है मेरे पास थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, पी दे रखा है 360, पाई ऐसे ही रहेगा, और आर की जगह मुझे क्या दे रखा है, बड़े वाला आर है, आर स्क्वायर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी की वैल्यू नहीं दे रखी, आप इसको चाहो तो ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका त्रिज्याखंड का क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है, बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बी का मान ज्ञात कीजिए जिसमें कि समीकरण, आपको एक समीकरण दे रखी है, का मूल समान है, इनके मूल एक जैसे हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, देखो
सबसे पहले तो ये समीकरण ही लिख लेते हैं। तो ये आपको दे रखे 9x² माइनस bx प्लस 81। चेक कर लें एक बार, यही थी, दोनों में ही सेम ही है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखो तो a आपके पास 9 है, b आपके पास क्या है, माइनस b है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है। c आपके पास 81 है और इक्वल रूट्स है ना, जो मूल है वो समान है। तो b² माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर। जब इक्वल रूट्स होते हैं तो ये 0 के बराबर होता है। b² मतलब माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 9 और c की जगह 81। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अब b² हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब इनको इंटू कर देते हैं। आप चाहो तो इसको इजिकल टू के इधर ले जा सकते हो। तो 4 इंटू 9 इंटू 81 हो गया। तो 4 9 जा 36 इंटू 81। मैंने यहां से स्क्वायर हटा के यहाँ पर रूट लगा दिया। 36 का बाहर निकला मेरा 6 और 81 का बाहर निकला मेरा 9, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर होता है ना, और 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है। तो 6 9 जा कितना आ गया मेरे पास, 54। ठीक है, लेकिन ये जब रूट से बाहर निकलते हैं ना तो ये प्लस माइनस में निकलते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो प्लस माइनस 54 आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। On comparing the ratios of coefficient, find out whether the pair of linear equation, दो इक्वेशंस दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ये, इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म दो दे रखे हैं, संगत है या असंगत है। तो इसके लिए पहले दोनों इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी और इसके लिए भी मेरे पास कंडीशंस होती हैं। तो चलो देखते हैं, इक्वेशंस यहाँ लिखते हैं। 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 10y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब a1 अपॉन a2, तो a1 3 है, a2 4 है। b1 अपॉन b2, तो माइनस 6 अपॉन में 10 है, कट करके आ रहा है 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 5, 4 नहीं 5 आ रहा है। c1 अपॉन c2 देखूं तो वो तो 0 ही है ऊपर, और यहाँ माइनस 20 है, तो ये तो 0 ही आ रहा है। ठीक है, आप देखो a1 अपॉन a2 जो है ना वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 अपॉन 4 है और यहाँ पर माइनस 3 अपॉन 5 है, नहीं है ना आपके ये तीनों इक्वल। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 तो इक्वल नहीं है, तो ये कौन से हो गए, तो ये हो गए आपके पास कंसिस्टेंट, मतलब कि संगत। ठीक है, चलिए इसके साथ एक इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है आपके पास, वो देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द कंडीशन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंडीशन बतानी है कि अगर दो ये लीनियर इक्वेशन हो कि ये कंसिस्टेंट हो। ठीक है ना, रैखिक समीकरण युग्म दो आपको रैखिक समीकरण दे रखे हैं कि संगत होने की क्या शर्त है, मतलब क्या कंडीशन है। जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 8 में कंडीशन लगाई ना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 के, ऐसे ही इनके लिए हमारे को वो कंडीशन बतानी है कि वो संगत होने की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखो तो आपको दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है। अब कंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कि संगत के लिए a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, यही कंडीशन होनी चाहिए। तो इसका मतलब छोटा a अपॉन में बड़ा a, यहां लिख देती हूं मैं, a अपॉन में a जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b अपॉन में b के। ठीक है, अभी एक और कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है इसकी कंसिस्टेंट के लिए, दो होती है ना, दूसरी क्या होती है, a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के। इसका मतलब a अपॉन a जो है वो b अपॉन b के, ठीक है, और c अपॉन c के इक्वल होना चाहिए। तो ये वो दो कंडीशन है कंसिस्टेंट होने के लिए, संगत होने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टू लाइन्स आर पैरेलल इफ द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिस लाइन इज दिस, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। कह रहा है दो लाइन जो है ना वो पैरेलल लाइन है, तो एक इक्वेशन आपको दे रखी है, सेकेंड आपको बतानी है।
दो रेखाएं समांतर हैं, यदि इनमें से एक रेखा का समीकरण इतना है, एक समीकरण दे रखा है, तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। दो समांतर है, ठीक है। अब आपको एक समीकरण दे रखी है, दूसरी समीकरण आपको बतानी है, तो इसके लिए आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, क्या शर्त है वो पता होनी चाहिए, है ना। देखो, तो पहले हम एक लिख लेते हैं, ये है, ठीक है ना। अब समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास, a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होता है, पर c1/c2 के इक्वल नहीं होता, ये होती है। तो आपको ऐसी कोई भी एक इक्वेशन खुद से बनानी है, ठीक है। a1/a2 आपको सब में पता है, a1/a2 जैसे 4, ठीक है ना। इसको मैं खुद से ये लिख देती हूँ अभी फिलहाल, b1/b2 मतलब 3, c1/c2 मतलब यहाँ पर आ जाएगा -14। इसको अगर आप चेंज करो तो यही आएगी ना, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं कुछ भी। तो मैंने यहां पर कर लिया 4/8 इज इक्वल टू 3/6 इज नॉट इक्वल टू, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, सेम ही आ जाएगी फिर तो ये, ठीक है ना। इसका मतलब वो इक्वेशन आपके पास क्या बन के आ गई, 8x प्लस 6y इज इक्वल, अच्छा -16 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 16। तो आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बस ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए उसके अंदर, ऐसा जरूरी नहीं है 8 और 6 ही रखो, कोई सी भी वैल्यू रख लो, कंडीशन सेटिस्फाइड होनी हर हाल में जरूरी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एपी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5। इफ सेवन टाइम्स द सेवंथ टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 11 टाइम्स इट्स 11 टर्म, देन फाइंड इट्स 18 टर्म। उसके बाद यदि यदि किसी एपी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद का 11 गुना हो, तो इस एपी का 8वां पद ज्ञात कीजिए। देखो, आपसे कह रहा है यहाँ पर एक एपी है, उसका 7 टाइम है 7th टर्म, 7 गुना है 7वीं जो पद है वो, और 11 टाइम है 11 गुना है जो उसकी 11वीं टर्म है, ठीक है। और 18 वाली टर्म आपको निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ। सबसे पहली बात, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो A7 वो आपको दे रखी है कितनी, 7 टाइम, और ये किसके इक्वल है, A11 के, और ये क्या है, 11 टाइम है ये, ठीक है ना। तो इसको 7 यहीं छोड़ दो, A7 जनरल फॉर्मूला लगा देती हूँ, A प्लस n माइनस 1 डी, A प्लस n होगा 7, डी नहीं पता, ठीक है ना। ऐसे ही यहां लगा देती हूँ, A प्लस n की जगह 11 और डी, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा A प्लस 6d, और ये आ जाएगा मेरा A प्लस 10d, ठीक है। तो 7a प्लस 42d, मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इससे कर लिया और इसको इससे कर लिया, और ये आ जाएगा मेरा 11a, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया और इसको इससे भी कर लिया। यहां तक क्लियर है आपका। अब यहां से अब आप क्या करने वाले हो, देखो 7a माइनस 11a इज इक्वल टू 110d माइनस 42d, ठीक है। तो 7 में से 11 गया तो माइनस का 4, अब इसके बाद हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो जब आप 110 में से 42 माइनस करोगे तो आपका आएगा 68d, ठीक है ना। अब आप क्या करो, इसको उधर ले जाओ, तो 68d प्लस 4a इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मैं 4 को कॉमन ले सकती हूँ, तो मेरा आ जाएगा 17d प्लस a इज इक्वल टू 0। तो a प्लस 17d इज इक्वल टू 0 आ गया। और मुझे फाइंड करना क्या था, मुझे फाइंड करना था A18, वो भी तो A प्लस 17d होती है नहीं होती, जनरल टर्म में रखूं तो वो मेरी आ गई यहाँ पर 0, ठीक है। तो इसका मतलब A18 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0 आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम आ गए 11 पे। द वैल्यू ऑफ 10
1 डिग्री, tan 2 डिग्री, डैश डैश, tan 88, tan 89 डिग्री इस पूरे की वैल्यू लिखनी है। तो चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कह रहा है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 88, tan 89 इनका मान आपको लिखना है। तो देखो अब आप इसको कैसे लिखने वाले हो। आपको ये दे रखा है tan 1 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सैम्पल पेपर में भी कई बार ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन होना तो बच्चे वैसे ही सोचते हैं कि ये मुश्किल ही होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर बार मुश्किल ही हो। तो देखो आप पता है क्या करो, आप इसको चेंज कर लो, किन्हीं भी दो को चेंज कर सकते हो। कैसे? आपको पता है कि जो tan 90 माइनस थीटा होता है वो आपके पास cot थीटा होता है। ये फॉर्मूले वगैरह लिखने नहीं है आपको, 1 मार्क के क्वेश्चन में इनकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने बताया इसको चेंज कर लिया, यहाँ पर tan 1 डिग्री है तो उसको मैंने लिख दिया यहाँ पर tan 90 माइनस क्या करूं, इसको 89 लिख देती हूँ, ठीक है ना। और इसको क्या करती हूँ, tan 90 माइनस 88 लिख देती हूँ, ठीक है। फिलहाल ये डॉट डॉट ऐसे ही रहने देते हैं और इनको भी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास cot 89 और यहां पर आ जाएगा मेरे पास cot 88, यही आएगा ना। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये tan 88 है और यहाँ पर tan 89 है। देखो cot को मैं लिख सकती हूँ 1/10, ये इनके बीच में बताइए वैल्यूज है, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, सारी वैल्यूज हैं ये 89 तक की। आप देख लो ये तो कट ही हो गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। तो आपको जरूरी नहीं है कि सारा ही निकालना है। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। If the angles between two tangents drawn from an external point P to a circle of radius R and the center O is 60 degree, then find the length of OP. केंद्र O और त्रिज्या R वाले वृत्त पर भारी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो OP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास क्या है, एक सर्कल है, एक मिनट, ठीक है। इसमें आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर के पॉइंट P से, इसका सेंटर आपको दे रखा है O है, ठीक है। तो कह रहा है आपने यहाँ पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं एक्सटर्नल पॉइंट P से, तो चलिए दो टेंजेंट्स को बना लेते हैं स्पर्श रेखा को, ये बन गई, ठीक है। उसके बाद आपसे कह रहा है यहाँ पर इसको नाम दे दो A और B, वैसे तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। जो इसकी रेडियस है, ये भी इसकी रेडियस है, ये R दे रखी है, ये भी इसकी रेडियस है, ये R दे रखी है, ये दोनों R दे रखी है। और एक चीज और आपसे कह रहा है, इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में, स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है, ये वाला जो कोण है ना, ये पूरा 60 डिग्री का बन रहा है। तो आप इसको जरा डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब ये 30 और ये 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 30 30। अब देखो अगर आप इस ट्रायंगल में देखो तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है। थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो रेडियस होती है वो जो टेंजेंट होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है ना, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है ना। तो इसका मतलब ये तो जो मेरा OAP है, ट्राइंगल OAP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ना। और इसमें मुझे ये 30 डिग्री दे रखा है, तो अब मैं इसमें अगर टिग्नोमेट्री लगा दूं तो मेरा आंसर आ पाएगा यहाँ पर। तो टिग्नोमेट्री में मेरे को चाहिए क्या, देखो मेरे को सबसे पहली बात तो यहाँ पर OP चाहिए, ये मतलब कि हाइपोटेन्यूज चाहिए, यही चाहिए ना। तो हाइपोटेन्यूज अगर हम देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो मेरे को क्या क्या पता है भाई, P मुझको पता है, तो sin 30 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब sin 30 होगा मेरे पास, P है मेरे पास OA और ये है मेरे पास OP। OA मेरे को क्या दे रखी है, R दे रखी है, ठीक है, और ये मुझे OP नहीं पता, तो sin 30 होता है मेरे पास 1/2, ठीक है। अब OP कितनी निकल गई, वो निकल गई मेरी 2R, खत्म, सिंपल सा था।
ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी लग सकता है, ये मत सोचना कि ट्रिग्नोमेट्री के ही चैप्टर में लगेगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही क्वेश्चन आ गया, लो उसे हम याद कर रहे थे, वही आ गया। इफ k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है आपको, यहाँ पर एक चीज दे रखी है उससे। यदि k प्लस 1 सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो k का मान निकालो। k का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये आसान क्वेश्चन है। आपको दे रखा है यहाँ पर k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो इसमें तो मैं आइडेंटिटी लगा सकती हूँ a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ये आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर वो होता है मेरा कॉस स्क्वायर है। अब कॉस स्क्वायर ए को पलट देती हूँ तो वो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, ये इससे कट हो गया। तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बचा यहाँ, तो k इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, k की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए हैं। अ सिलेंडर कोन एंड हेमिस्फीयर हैव सेम बेस एंड सेम हाइट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। एक बेलन, शंकु तथा अर्धगोले के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तीनों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो 3 चीजें दे रखी हैं, सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर। ठीक है, इनकी जो बेस है वो सेम है और जो इनकी हाइट है वो सेम है। अब आपको इनकी वॉल्यूम्स की क्या करनी है, रेशियो निकालनी है। तो तीनों की वॉल्यूम हमको पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लूं, वो मेरे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन लूं, शंकु का आयतन लूं, तो होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर लूं, अर्धगोले का, तो वो होता है मेरे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब मुझे इन तीनों की क्या करनी है, यहाँ पर रेशियो निकालनी है। तो इसका मतलब V1, अगर मैं इसको V1 मान लूं, इसको V2 मान लूं और इसको V3 मान लूं, तो V1 V2 V3 ये तीनों ही तो निकालनी है। तो पाई आर स्क्वायर एच रेशियो पाई आर स्क्वायर एच बाय 3 रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। पाई तो तीनों में ही सेम है, पाई को तो मैं तीनों से ही काट सकती हूँ। अब ये वाला देखो, ये आर स्क्वायर कट गया, ये आर स्क्वायर भी कट गया, तो एक आर बचा, सिर्फ बचा नहीं बचा, एक ही बचा ना यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास h बचा, यहाँ पर मेरे पास h/3 बचा, और यहाँ पर मेरे पास बचा 2/3, साथ के साथ में एक r भी बचा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके नीचे 1 है ना, कुछ भी नहीं है, तो इसको भी यही कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? ठीक है ना। अब देखो, वो आपसे यहाँ पर कह रहा था कि जो बेस है, एक बार आप यहाँ क्वेश्चन दोबारा देखो, कि जो हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, सेम है, तो इसका मतलब ये तो आपके पास यहाँ पर कट होके ये आ गया, इसको हम लेंगे 3 1 और 2। ठीक है ना, कैसे आया ये 3 1 और 2, ये h और r किधर चले गए। तो देखो ये तो सेम बेस और सेम हाइट थी ना, तो मैं r की जगह h भी तो लिख सकती हूँ, फिर से ये तीनों आपस में कट ही हो जाएंगे। तो क्या बचा 3, इसके साथ 1 है 1 और इसके साथ 2 है 2, और ये नीचे का बेस तो सेम ही था। तो ये मेरी उन तीनों के वॉल्यूम की क्या आ गई है, रेशियो आ गई है, अनुपात आ गया है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये। ठीक है, और 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। A steel wire when bent in the form of a square enclose an area 121 centimeter square. If the same wire is bent in the form of circle, then find the circumference of the circle. आपसे यहाँ कह रहे हैं एक स्टील का तार वर्ग की
आकृति में मोड़े जाने पर 121 वर्ग सेमी का क्षेत्रफल घेरता है। यदि इस तार को वृत्त की आकृति में मोड़ा जाए तो वृत्त की परिधि क्या होगी? तो देखो, आपको ना एक स्टील का तार है आपके पास जो स्क्वायर की शेप का है, आपने उसको मोड़ के क्या कर दिया, उसको सर्कल की शेप का बना दिया, वृत्त की शेप का। अब उस वृत्त की परिधि आपको बतानी है, ठीक है। जो स्क्वायर है ना, उसका एरिया मुझे दे रखा है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। देखो, सबसे पहली बात, ये फिगर नहीं बनानी है आपको, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। ये स्क्वायर है तो इसका एरिया मुझे दे रखा है सॉरी, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरे पास साइड इंटू साइड। ये मुझे गिवन है यहाँ 121, तो साइड इंटू साइड, तो 11 इंटू 11 इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इसका मतलब साइड मेरी यहां से आ गई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको मैंने मोड़ के क्या बना दिया है, वृत्त बना दिया है। इसकी परिधि बतानी है, इसका मतलब पेरीमीटर बताना है। तो पहले मुझे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर भी तो पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मेरे पास होगा 4 इंटू में साइड, ठीक है। फॉर्मूले नहीं लिखने हैं आपको 1 मार्क्स में, डायरेक्ट आंसर लिखना है, ठीक है। अब देखो, जो इसका पेरीमीटर है, वर्ग का जो परिधि होगी वही मेरी स्क्वायर की होगी, क्योंकि उसी तार से तो बनाया है मैंने। ये मुझे 44 दे रखा है, ये होता है मेरे पास 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, आप नहीं भी निकालोगे तो भी सही है, आ गया ना 2 पाई आर 44, तो बस सीधा आपके पास आ गया यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना आ गया 44, ये आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर अकरेंस कैन नेवर बी लेस देन 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? निम्न कथन सत्य है या असत्य है? किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान प्रतिशत में व्यक्त करने पर 0 से कम नहीं होता है। तो देखो, वैसे आपको प्रोबेबिलिटी पता है ना कि क्या होती है, जो 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है, यही होती है। तो वो कह रहा है 0 से कम नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि वो 0 से बड़ी होती है ना। तो इसका आंसर तो हम यही लिख देते हैं, तो इसका आंसर है सत्य, ठीक है। अगर मैं आपसे इसका रीजन बोलूं तो आपको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, वो 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है। लेकिन 1 से जो है, 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है ना। बस आपको यही लिखना है और आगे लिख देना है यहाँ पर ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, इसमें इंटरनल चॉइस है। अ डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6? एक डाइस को आपने थ्रो किया और आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ 6 आने की। बहुत आसान है ये तो। देखो, एक पासे को एक बार फेंका गया, पासे पर 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो क्या होगी आपके पास पासे पर 6 आने की? गेटिंग अ 6 ना। तो डाइस पे 6 लिखा कितनी बार है? एक ही बार लिखा हुआ है, तो यहाँ तो 1 ही आने वाला है फिर। और टोटल कितने आउटकम्स होते हैं? 6 आउटकम्स होते हैं, तो 1/6 खत्म। अगर आपसे पूछे 2 आने की प्रायिकता बताओ तो भी 1/6 है, 3 आने की बताओ तो भी 1/6 है, हर केस में 1/6 ही आएगी, क्योंकि पासे पे सारे नंबर एक एक बार ही लिखे और कुल परिणाम हमारे पास 6 ही होंगे हर बार, 6 से ज्यादा हो नहीं सकते, ठीक है। तो ये थे आपके पास 1 to 16 क्वेश्चन जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे। पार्ट ए का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन 2 जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।